हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो क्लास 10th के लिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना फॉर द सेकेंड मिरर। ये मिरर फर्स्ट है, एक मिरर सेकेंड है। कि आपको रे को फॉल किया जाता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है फर्स्ट मिरर के लिए 60 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड मिरर। अगर ये रे फॉल करते हैं किसमें, सेकंड मिरर पे, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। आपने पीछे आंसर का बहुत कम किसी ने कमेंट नहीं कर रखा फिलहाल, तो इसको देखते हैं। कमेंट किया, अगर आपको आंसर पता है तो अभी कमेंट कीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिरर जो आपका है, ये आपका फर्स्ट मिरर है और ये आपका सेकंड मिरर है। रे कहां से फॉल की, फ्रॉम द फर्स्ट मिरर। तो यहां पे हमने नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल कितना गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 60 डिग्री। अब आपको पता है रे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री रहेगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास है 60 डिग्री। अब आपको पता है नॉर्मल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जो नॉर्मल है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसमें से ये रे यहां से फाइंड आउट है, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल क्या रिमेनिंग रहेगा, मतलब जो ये एंगल है इसका नॉर्मल से साथ एंगल वैसे तो 90 डिग्री होना चाहिए रे का, चलिए मिरर का। तो मिरर में से 90 में से मैं 60 को माइनस कर देता हूं, तो ये एंगल रिमेनिंग रहेगा। तो 90 माइनस 60 क्या रहेगा, 30 डिग्री। क्या रहेगा, 30 डिग्री। अब ये दोनों मिरर्स कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहां से जो ट्रायंगल बनती है, यहां से जो ट्रायंगल बन रही है उस एंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में से टू एंगल्स कितने हैं 90 और वन एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कितना एंगल रिमेनिंग रहेगा 60 डिग्री। तो ट्रायंगल में ये एंगल 30, ये 90, तो ये एंगल कितना रिमेनिंग रहेगा 60 डिग्री। तो हम यहां से रे को नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे पहले। जैसे हमने नॉर्मल फाइंड आउट किया तो नॉर्मल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। 90 में से 60 ये जा चुका है, तो रिमेनिंग क्या है आपके पास 30 डिग्री। अब रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। आपको पता जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा 30 डिग्री रहेगा फॉर सेकंड मिरर। किसके लिए, सेकंड मिरर के लिए। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आपके पास मिरर्स हैं उनमें रिफ्लेक्शन नॉर्मल का 90 डिग्री एंगल है। तो 90 में से हम यहाँ 60 को माइनस किया तो 30 रिमेनिंग रहा। एंगल्स का सम क्या रहेगा 180 डिग्री, तो ये 60 है। नॉर्मल का एंगल फिर से 90 है, 90 में से 60 माइनस होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही रहेगा। तो ये आपके पास में आंसर रहेगा किसके लिए, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड मिरर। तो हमने पढ़ लिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 30 डिग्री है। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको किसी को लगता है कि आपने आंसर कमेंट नहीं किया था तो उसको कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी देखो प्लेन मिरर की दो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, जिसके बेस पे आप ये बता सकते हो कि आपके पास इमेज की स्पीड क्या है, आपके पास में कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज की स्पीड से चलेगी। देखो पहले लिख लेते हैं जो स्पीड के बारे में पढ़ेंगे हम। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स और अवे, अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स जाता है या अवे जाता है, कहां से, अवे फ्रॉम ए plane mirror, from a plane mirror at speed v, at a speed v, the image approaches or recedes, recedes मतलब दूर जाना, recedes from the mirror with the same speed, with the same speed,
अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से, ये मिरर है आपका, क्या आपके पास है मिरर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इधर आपकी इमेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलता है विद स्पीड v, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, तो इमेज भी मिरर की तरफ v स्पीड से ही अप्रोच करेगी। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर आएगी विद स्पीड v एंड v। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है विद स्पीड v, तो इमेज भी v स्पीड से अवे जाएगी। ये बात आपको याद रखना। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलता है तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अवे जा रहा है तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अवे जाएगी। इसको ये बात आप समझोगे तो आप इसमें देख सकते हो। देखिए हमारे पास में इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिरर है आपके पास में, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। ऑब्जेक्ट इज ए मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जा रहा है, मिरर की जा रहा है, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। अगर मिरर हमारा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स द मिरर, तो हम इसको एग्जांपल को लेके चलेंगे। स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या है, 1 मीटर पर सेकंड है। तो ऑब्जेक्ट देखो यहां से इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मान लेते 20 मीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 20 मीटर, कहां से, मिरर से, तो यहां से आपके पास में इमेज भी कितने बिहाइंड बनेगी, 20 मीटर। कितने मीटर बिहाइंड बनेगी, कितने मीटर पीछे बनेगी, 20 मीटर। तो यहां आपकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। अब यहां देखो इसका मीनिंग क्या है, 1 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या है, मतलब 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करेगा। 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितने मीटर जाएगा, 1 मीटर। हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर यहां आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन आ गई, ओ प्राइम। तो अब डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग है, ये कितने मीटर था, 1 मीटर। यहां से क्या था, 20 मीटर, तो ये रिमेनिंग कितना है, 19 मीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, 19 मीटर। जब हमने देखा तो जो इमेज है वो भी 1 मीटर इधर आ जाएगा, इमेज की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, 19 मीटर ही रहेगी। तो इमेज यहां से क्लोज में आ जाएगी टुवर्ड्स द मिरर, कितना, आई प्राइम। ये मान लेते हैं पोजीशंस के। देखो पहले ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां थी, टोटल डिस्टेंस क्या थी, 20 प्लस 20, कितने हो गए थे, 40 मीटर थी। अब क्या, 19 और 19 मीटर प्लस 19 मीटर कितना रहेगा, 38 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो कितनी कवर हुई आपके पास में, 2 मीटर, जिसमें से 1 मीटर किसने कवर की, 1 मीटर बाई ऑब्जेक्ट और 1 मीटर बाई इमेज। तो इमेज की स्पीड भी तो 1 मीटर पर सेकंड ही है, वो भी 1 मीटर कवर कर रहा है, वो भी 1 मीटर कवर कर रहा है। हमने यही बात ऊपर बोली, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर की तरफ जाए या उससे अवे जाए, तो इमेज भी v स्पीड से ही चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से चलेगा तो इमेज भी v स्पीड से ही चलेगी। ये आपकी प्रॉपर्टी है किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, स्पीड के लिए। वह मिरर फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग है, मिरर फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट इज ए मूविंग। ये बात ध्यान रखना है, अगर मिरर फिक्स है, इमेज मूव करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v, तो इमेज भी v स्पीड से मूव करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो ये तो हमने क्या पढ़ा कि मिरर आपका फिक्स्ड है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर आपके पास में मिरर को मूव करवाया जाए, इसको मूव करवाते हैं मिरर को, तो इसका पहले पॉइंट लिख लेते हैं। आपके पास आपको क्या लिखना है, इफ द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे, अगर मिरर को मूव करते हैं टुवर्ड्स और अवे,
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद स्पीड v, the image will move towards or away from the object with speed 2v। अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट से दूर जाता है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपके पास? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे थे? 20 मीटर। और ये आपके पास मिरर है। अब मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, अब हम किसको लेके आ रहे हैं? मिरर को। या तो मिरर आएगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहली सिचुएशन क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे है तो इमेज भी 20 मीटर पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी आपकी? 20 मीटर पे। ये आपको पता है, इमेज 20 मीटर बनेगी, ऑब्जेक्ट भी 20 मीटर पे रहेगा। अगर आपके पास ये जो मिरर है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, किससे चलता है? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कौन चल रहा है? मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। मिरर किसकी तरफ गया है? ऑब्जेक्ट की तरफ गया। मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ चलता है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कौन चला है? मिरर। तो यहां पोजीशन आ जाएगी। तो मिरर कितनी स्पीड से चला? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ना अगर आपके पास मिरर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो इमेज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर v स्पीड से मिरर चलेगा तो इमेज 2v स्पीड से चलेगी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस, क्या स्पीड रहेगी इमेज की? 2v रहेगी अगर मिरर की स्पीड v है तो अगर मिरर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो इमेज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अप्रोच करेगी। तो यहां इसको देख लेते हैं। देखो 1 मीटर पर सेकंड मीनिंग मैंने बताया था 1 मीटर इन 1 सेकंड। तो मिरर की न्यू पोजीशन ये मान लेते हैं, ये मिरर की फर्स्ट पोजीशन थी, ये m प्राइम न्यू पोजीशन मान लेते हैं मिरर की। ये कितने मीटर डिस्टेंस है? 1 मीटर। तो अब यहां देखो, यहां से यहां जो मिरर है यहां से यहां 1 मीटर क्लोज में आ गया, तो अब डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग रहेगी? 19 मीटर। अब यहां से देखना, यहां जो मिरर है, मिरर की डिस्टेंस है कितनी? अब टोटल यहां से अगर इमेज को देखें तो 21 मीटर हो जाएगी। 20 तो यहां से यहां तक था, 1 मीटर और हो गया तो 21 मीटर हो जाती। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट जितना फ्रंट में होता है इमेज उतनी ही बैक में होती है किसके? मिरर के। अब यहाँ 19 मीटर है तो इमेज को भी यहाँ क्लोज में आना पड़ेगा। कितने मीटर डिस्टेंस करने के लिए? 19 मीटर। कितने मीटर? 19। तो अब ये पोजीशन कितनी होगी? 19 मीटर। तो डिस्टेंस क्या थी? एक्चुअल डिस्टेंस वैसे इमेज की क्या थी? 21 मीटर। लेकिन उसको बाय रूल क्या करना पड़ा? इमेज को यहां बनना पड़ेगा। इमेज यहां अगर क्रिएट होती है तो कितनी डिस्टेंस रहेगी? 19 मीटर। तो देखो यहां से मिरर कितने स्पीड से चला? 1 मीटर। मिरर ने जो डिस्टेंस कवर की वो 1 मीटर है। ऑब्जेक्ट इमेज ने कवर की वो 2 मीटर है, कि 21 माइनस 19 2 मीटर। तो अगर मिरर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला तो इमेज 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो अगर मिरर 1 मीटर क्रॉस करेगा तो इमेज 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर स्पीड v है मिरर के लिए तो इमेज की स्पीड 2v होगी। ये बात ध्यान रखना आपको। ये दोनों चीजें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में आती हैं। अगर आपके पास में जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, अभी जो सारा निचोड़ है वो यही है। अगर आपके पास मिरर फिक्स है और ऑब्जेक्ट मूव करता है विद स्पीड v तो इमेज भी v स्पीड से ही मूव करेगी। ये कब है? जब आपका मिरर फिक्स्ड है। तो मिरर क्या है? फिक्स्ड है। अगर मिरर फिक्स नहीं है, मिरर फिक्स्ड नहीं है, मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, तो अगर मिरर v स्पीड से चलेगा तो इमेज 2v स्पीड से चलेगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? कितनी स्पीड से चलेगी? 2v के स्पीड से चलेगी। तो ये आपके पास रिजल्ट्स हैं और ये आपको प्रैक्टिकली इसलिए समझा ताकि आपको याद रहे। तो ये तो थे आपके पास प्लेन मिरर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उनको हम लास्ट में करेंगे अलग से। प्लेन मिरर के उसमें रिस्पेक्ट में है अभी एक दो चीजें, डेविएशन वगैरह, एंगल है,
वो चीजें बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं अभी हम उनको पढ़ रहे हैं। तो आपके पास में नेक्स्ट जो चीज आती है आपके पास वो आती है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर। तो अब आपका स्टार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे आपके पास एक बॉल है होलो, जो अंदर से खोखले से प्लास्टिक की बॉल होती है, अंदर से खोखली होती है, वैसी होलो हमने क्या लिया, एक मिरर लिया। हमारे पास में बॉल है जो अंदर से इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग या आउटवर्ड, उसका अंदर से मैंने क्या कहता है ऊपर से पॉलिश कर देते हैं, और जो अंदर की साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, मतलब उसमें हमारा फेस दिखाई देता है। रिफ्लेक्टिंग आपको पता है जो इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस मिरर को कट कर देता हूं, यहां से क्या कर देता हूं, कट, जो ये बॉल थी यहां से कट करता हूं, तो ये जो लाइन बनती है, ये जो मिरर बनता है, ये आपका कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। क्योंकि हमने इसको किससे कट किया, एक सफियर से कट किया, होलो सफियर से। इस होलो सफियर की क्या खासियत थी, इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग थी, एक साइड कैसी थी, रिफ्लेक्टिंग, और दूसरी साइड क्या थी, पॉलिश्ड। ये तो आपका होलोस्फीयर ऐसा था जिसमें अंदर की साइड आपका रिफ्लेक्टिंग थे, आउटसाइड आपका क्या था, आपके पास में पॉलिश्ड सरफेस था। लेकिन अगर आपके पास देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है उसके लिए जो हमने होलोस्फीयर लिया है उसके अंदर की साइड पॉलिश्ड हो, अंदर की साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो, और जो आउटसाइड है वो रिफ्लेक्टिंग हो। तो अगर मैं इसको यहां से इरेज करते हैं तो ये पोर्शन भी किसके लिए है, होलोस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन इसकी एक साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, एक साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग, और दूसरी साइड कैसी है, पॉलिश्ड, कैसी है, पॉलिश्ड। इसको लिख लीजिएगा, एक बार थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या चीज समझ में आती है, ये जो मिरर्स है ये स्फेरिकल सफियर का पार्ट है, सफियर का पार्ट मतलब होलो सफियर का पार्ट, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग है, एक साइड क्या है, आपके पास में पॉलिश्ड है। तो आपके पास कई बार आपने ग्लास शीट देखी होगी, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, पीस आउट ऑफ ए ग्लास सफियर। देखो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए पीस आउट ऑफ ए ग्लास सफियर। ये पीस है किसका, एक ग्लास सफियर का पार्ट है, जिसमें क्या होगा, हुज आइदर ऑफ द साइड इज ए मेड रिफ्लेक्टिंग, जिसके आइदर साइड क्या कर दी हमने, रिफ्लेक्टिंग कर दी। तो यहां क्या है, ग्लास सफियर था, हमने ग्लास का एक सफियर लिया जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग है, जिसमें आपको फेस दिखाई देता है, वो आपका कहलाता है स्फेरिकल मिरर। लेकिन हमारे पास कई बार डेफिनेशन हम लिखते हैं, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर। स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, होलोस्फीयर का, whose one side is a reflecting and other side is a polished। जो मिरर किसका पार्ट है, होलोस्फीयर का पार्ट है, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग है, अदर साइड है पॉलिश्ड है। ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलो सफियर which are one side is a reflecting and other side is a polished। ये आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन सेकंड आपको मैंने आपको वर्बली बता दी, इसको राइट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ एक बात देखिए, यहाँ पर इस सफियर को मैं कंप्लीट करता हूं, स्फेरिकल मिरर शायद जहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए हों, जो किसका पार्ट है, होलो सफियर का पार्ट है। ये हमने यहां पर पढ़ लिया कि आपके पास ये होलोस्फीयर का पार्ट है। तो होलोस्फीयर में देखो ये चीज, यहां पे आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला कौन सा पोर्शन आपका, पॉलिश्ड। यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ है। यहां पर देखिए, यहां पर पॉलिश्ड सरफेस होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ है, होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ है। तो जिस मिरर का आपके पास मिरर के टाइप्स है, फर्स्ट जो आपके पास टाइप वो कौन सा है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होगा, जिस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। इसको
यहां बना लेते हैं, दूसरा टाइप को लिख लो वैसे डायग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं ऐसे मिरर ड्रा करता हूं कोई भी, और इसकी ये साइड आप देखोगे तो इसको कंप्लीट करके देख लीजिए स्फीयर को। अगर आप स्फीयर को कंप्लीट करते हैं तो ये सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस अवे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है। तो ये आपका कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। देखो बना ये से भी और ये से कैसे बना सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ एक बात को याद रखना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब यहां देखिए, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओलोस्फीयर। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर से अवे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या उससे अवे है। तो ये आपका कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कनकेव है, ये आपका कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स के लिए आप यहां भी बना के देख सकते हो। ये हमने एक मिरर लिया, इसकी एक साइड हमने क्या कर दी? पॉलिश्ड। कैसे कर दी? पॉलिश्ड की। तो यहां पे हमने होलोस्फीयर को देखा है, होलोस्फीयर का सेंटर यहां है, पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड द सेंटर है, और जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ये कौन सा है? कन्वेक्स। कौन सा रहेगा? कन्वेक्स। और ये कौन सा रहेगा आपका? कनकेव। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों की डेफिनेशन लिखे हैं, एक बार इसको रेज कर लेते हैं। तो आपके पास इसमें लिखते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। तो इसके बाद आपके पास किसकी डेफिनेशन है? कनकेव मिरर की। इसकी डेफिनेशन रहेगी कनकेव मिरर की डेफिनेशन रहेगी। कनकेव मिरर, इट इज ए स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर है ये? स्फेरिकल मिरर है, whose reflecting सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इज कर्व्ड इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की तरफ है। इनवर्ड की जगह पे आप टुवर्ड्स भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच, ये बात ध्यान रखना, ऑफ विच इट इज पार्ट, ऑफ विच इट इज ए पार्ट। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो हमने ये डायग्राम बनाया था, यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ इनवर्ड है, या फिर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, या बोले टुवर्ड्स द उसकी तरफ है। तो इट इज स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग ए सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ होगा। और फिर जिसका मिरर फॉर्म से पार्ट, जिस होलोस्फीयर का जिस स्फेरिक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। जिस होलोस्फीयर का ये पार्ट है, अगर उस होलोस्फीयर के सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या बोला जाएगा? कनकेव मिरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कनकेव मिरर बोला जाएगा। सेकंड क्या है? कन्वेक्स मिरर। इसकी डेफिनेशन में वर्बली बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होगा? इट इज अ स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is कर्व्ड आउटवर्ड। कैसा होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड होगा, या अवे, आउटवर्ड और अवे। जैसे इसको बना लेते हैं बात, आउटवर्ड और अवे। ये आपका कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। अगर हम इसको कंप्लीट स्फेरिकल स्फीयर बनाते हैं तो ये सेंटर से अवे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है, पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हमने क्या बोला? स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है,
ऑफ विच, जिसका मिरर फॉर्म से पार्ट, जिसका मिरर क्या है, पार्ट है, जिस मिरर का ये पार्ट है उस मिरर के सेंटर से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो मैंने आपको लिखवा दी। अभी यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो टॉपिक आएगा अभी हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। थोड़ा लेक्चर आज लंबा है क्योंकि हमारे बीच में क्लासेस नहीं हुई थी, तो इसके नोट्स साथ साथ बना लीजिए। सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, तो दोनों मिरर्स को पहले बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर रहेगा आपके पास में, कनकेव, और ये कौन सा मिरर रहेगा आपके पास है, कन्वेक्स। 10th क्लास और 12th क्लास आप दोनों ये ध्यान रखिएगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा और पोलराइज्ड सरफेस हमेशा राइट साइड रहता है। अगर आप इन चीजों को आगे पीछे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको लेफ्ट में ही रखना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। तो ये हमने पढ़ा था। देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके लिए सफियर को देखो ये आपके पास कंप्लीट करते हैं होलोस्फीयर को। ये किसका पार्ट है, होलोस्फीयर का पार्ट है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, इसको क्या करें, कंप्लीट करें, तो इस सेंटर, इस हमारे पास होलोस्फीयर कोई ना कोई सेंटर होगा। जो होलोस्फीयर, जिस होलोस्फीयर का मिरर क्या है, पार्ट है, जिस होलोस्फीयर का मिरर क्या है, पार्ट है, उस होलोस्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द सेंटर ऑफ द, इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। ये किसका सेंटर है, होलोस्फीयर का, ऑफ विच, जिसका, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। ये सेंटर है किसका, होलोस्फीयर का, ये सेंटर है होलोस्फीयर का जिसका मिरर क्या है, पार्ट है। जिस मिरर, जो मिरर है ना, जिस होलोस्फीयर का पार्ट है उस होलोस्फीयर के सेंटर को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। इसको डिनोटेड बाय कैपिटल सी होता है। इसके बाद आपके पास सेकंड जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी आ रही है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास में मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर से सरफेस तक क्या होता है, रेडियस होती है, क्या होता है, रेडियस होती है। तो रेडियस क्या होगी, इट इज द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर। ये रेडियस है किसकी, होलोस्फीयर की, होलोस्फीयर की रेडियस ऑफ विच, जिसका स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। जिस होलोस्फीयर का ये पार्ट है उसी होलोस्फीयर की रेडियस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसे डिनोट करोगे, इसको कैपिटल आर से इसको डिनोट करोगे। तो ये चीज तो आपके पास में थी। हमारे पास में क्या चीज रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड जो है वो आपके पास पोल है। क्या है, पोल डिनोटेड बाय कैपिटल पी। देखो मिरर, एक्चुअली मिरर तो यहां से यहां तक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने ड्रा किया उसको इरेज कर रहे हैं ताकि आपके पास बाकी पोर्शन को थोड़ा समझने में आसानी रहे। तो ये देखिए यहाँ मिरर यहां से यहां तक है, तो इसका मिड पॉइंट होगा कोई ना कोई, इस मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। इस मिरर के यहां से यहां तक के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, जो मिरर का मिड पॉइंट है, मतलब मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका मिड पॉइंट, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, जियोमेट्रिकल सेंटर, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है किसका, ऑफ द, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ए सरफेस, रिफ्लेक्टिंग ए सरफेस ऑफ ए
स्फेरिकल मिरर। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है किसका, रिफ्लेक्टिंग है सरफेस का ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मिरर के सेंटर को क्या बोलोगे यहाँ पे, पोल बोलते हो। तो यहां हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या पढ़ा था, सरफेस टू गिवन सेंटर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंट्रल पॉइंट कौन है आपका, मिड पॉइंट क्या है मिरर का, पोल है। होलो स्फीयर का सेंटर सी है, तो ये रेडियस के इक्वल ही तो है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी टू सी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आर से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसे डिनोट करो इसे, कैपिटल आर से। तो पी टू सी, पी से सी तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। पी टू सी की डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, आर रहेगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोल। अब एक फोर्थ लाइन है आपके पास, डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है आपके पास है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पास करती थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्ट्रेट लाइन किसमें से पास करी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास की, इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको राइट कर लीजिए। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी उसी को क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो। क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां तक आपने डेफिनेशंस लिख ली होंगी, इसके नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। एक बार नोट्स बन जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम, 12th क्लास जो पढ़ रही है, जो देख रहे हैं, उसको दिक्कत नहीं रहेगी आपकी ऑप्टिक्स के अंदर। बेसिक बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आपके यहीं से। इसके बाद में आपके पास आता है प्रिंसिपल फोकस। यहां पर आपके पास में थोड़ा ध्यान रखना है, अलग से मैं बना रहा हूं। ये मिरर कौन सा है आपका, कनकेव मिरर, और ये आपका कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ये आपका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। होलो स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी आपके, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिड पॉइंट में क्या आएगा, पोल। और ये क्या रहेगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। तो प्रिंसिपल फोकस पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे अभी फिलहाल, प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस बोल लीजिए, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। देखिए जो रेज क्लोज में होती है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो यहां से रेज पैरेलल आती है, कि रे पैरेलल है, और ये रे भी आपकी क्या है, पैरेलल आती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों रेस जो क्लोज में है और जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो जो रे पैरेलल होंगी और क्लोज में होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, कनकेव मिरर को एक्चुअली मीट कराता है। अगर कोई भी रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की और क्लोज में होती है, कन्वेक्स मिरर उनको डाइवर्स करता है, फैला देता है। क्या करता है, उनको फैला देगा, डाइवर्स कर देता है। और ये अपीयर्स टू डाइवर्स, एक ही पॉइंट से डाइवर्स होती दिखाई देती है, एक ही पॉइंट से फैलती हुई दिखाई देंगे आपको, एक ही पॉइंट से फैलती दिखाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसके बाद है, रिफ्लेक्शन के बाद। इस पॉइंट को क्या बोलते हो, जहां से रेज डाइवर्स होती दिखाई दे रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, ये आपका पास कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, तो राइट रेज, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लाइट रेज क्लोज एंड पैरेलल। जो लाइट रेज क्या है, क्लोज में हो और पैरेलल होती है किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रेज क्या है, क्लोज में है और पैरेलल में होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मीट आफ्टर, हमारे पास है तो मीट करती हैं, और अपीयर्स टू कम, आती दिखाई देती कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशन तब लिखनी जब आपके पास सिर्फ डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। लाइट रेज जो पैरेलल होती हैं
और क्लोज होते किसी प्रिंसिपल एक्सिस के मीट या तो एक्चुअली मीट करते हैं और अपीयर्स टू कम या आती दिखाई देती फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल है फोकस। लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, तो लाइट इज क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, ये जो अपीयर्स टू हमने लिखा अपीयर्स टू कम, इस चीज को छोड़ देना है। हमने किसके लिए पूछा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एक्चुअली मीट कर रही है रेज, तो लाइट रेज जो पैरेलल होंगी क्लोज में होंगी किसी प्रिंसिपल एक्सिस की, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करती आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। लाइट रेज जो क्लोज होंगी और पैरेलल होती किसके प्रिंसिपल एक्सिस की, मीट एक्चुअली मीट करते मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अगर आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो लाइट रेज क्लोज, जो लाइट रेज क्लोज में और पैरेलल में है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मीट को कैंसिल कर दीजिए और मीट को, जब ये पॉइंट आपको कैंसिल कर देना है। तो लाइट रेज क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कम, आती दिखाई देती है फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से आती दिखाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू कम होता है, मतलब यहां से डाइवर्स हो रही है, और यहां पर क्या होता है, कनकेव मिरर में एक्चुअली मीट करती है लाइट रेज, एक्चुअली क्या करेंगे, मीट करते हैं लाइट रेज। तो यहां से आपके पास में नाम पता चल जाएगा, आपके पास कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कैसा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और ये डाइवर्स करता है, इसको क्या बोलते हैं हमें, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो लाइट रेज को ये अवे कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। इसके बाद आपने अभी पढ़ा प्रिंसिपल फोकस, अब पढ़ते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, पढ़े हुए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। देखो यहां से पोल स्टार्ट होता है, यहां तक जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो P2C क्या होता है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P2F होता है आपके पास है फोकस। और आपको याद रखना है जो फोकस होता है वो बिल्कुल मिड में होता है P और C के। F is on the middle of the P and a C, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ करते हो तो फोकल लेंथ आएगी, क्योंकि आपके जो पास जो PF है, P2F की डिस्टेंस है वो PC का हाफ रहेगी। क्या रहेगी, PC का हाफ, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये आगे पढ़ेंगे। वैसे याद रख सकते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है। पॉइंट को फोकस बोलते हैं और पोल टू फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये तो आपके पास आपने पढ़ लिया। अभी हमारे पास क्या आता है, अपर्चर। क्या आएगा, अपर्चर क्या होता है। तो जो अपर्चर है यहां से यहां तक मिरर, देखो मिरर यहां से यहां तक लाइक कर, इस पॉइंट को नाम देते हैं M1, इसको देख लेते हैं M2, इसको बोलते हैं अपर्चर। डायमीटर को, इसको डायमीटर को अपर्चर। इट इज द, लिख लीजिए, इट इज द इफेक्टिव diameter, effective diameter of the reflecting area of the spherical mirror। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो ये इफेक्टिव डायमीटर है, यहां पर यहां तक मैक्सिमम यहां तक ही काम कर सकता है। ये रिफ्लेक्टिंग एरिया जो आपके पास इसका जो डायमीटर है M1 M2 क्या कहलाता है, अपर्चर। तो यहां भी ये डायमीटर होगा अपर्चर आपके पास। तो अपर्चर जो होता है वो आपके पास में क्या कहलाएगा, जो डायमीटर होगा M1 M2, मतलब जो लार्जेस्ट डायमीटर है मिरर का। क्योंकि देखो अगर आप डायमीटर देखते हो स्फेरिकल मिरर का बनता, यहाँ स्फेरिकल मिरर नहीं, यहाँ सिर्फ मिरर है और उस मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर है इसको क्या बोलते हो आप, अपर्चर बोलते हो। और जो ब्राइटनेस, जो इमेज बनती है उसकी ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अपर्चर का स्क्वायर के। अगर आप अपर्चर का स्क्वायर करते हो
तो इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस मिलेगी आपको इमेज की। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, आई क्या है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर है स्क्वायर, मतलब एरिया के इसमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, डी डायमीटर मान लेते हैं, अपर्चर मान लेते हैं डी स्क्वायर के। और या आई को आप लिख सकते हो किसके इक्वल में, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी आपके पास डायमीटर था तो उसका हाफ करोगे, उसमें स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ अपर्चर। क्या आएगा, एरिया ऑफ ए अपर्चर करेगा, एरिया ऑफ ए अपर्चर रहेगा आपके पास में। तो ये तो आपके पास कहते स्फेरिकल मिरर्स थे, प्रिंसिपल फोकस था, ये चीजें हमने आपको पढ़ा दी, कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा आपके पास में डाइवर्जिंग है। तो ये चीज बेसिक बातें थी, बेसिक डेफिनेशंस थी जो आप किसमें यूज करोगे, मिरर्स के अंदर यूज करोगे। अब मिरर के अंदर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालना आना चाहिए। क्या कहना चाहिए, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस और एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर बनाओगे कैसे। तो यहां से आपके पास में ये मैंने क्या लिया, आपके पास मिरर लिया, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। मिड पॉइंट को क्या बोलोगे, पोल। यहां क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब यहां से आपके पास में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है। तो एक बार यहाँ पे आपके पास कन्वेक्स मिरर बना देते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा लगेगा। कन्वेक्स मिरर, तो इधर स्फीयर बने, सेंटर इधर बनेगा, ये क्या कहलाएगा, पोल, और बिल्कुल बीच में आपके पास फोकस रहेगा, इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। तो अगर कोई भी रे इंसिडेंट करती है ऐसे कहीं भी किसी पॉइंट पर ये फॉल करती है यहां से, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही निकालना है तो हमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो नॉर्मल कहां से बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल हमेशा कहां से बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और उस पॉइंट पे बनाओगे जिस पॉइंट पे ये फॉल की है, ये कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां फॉल की, इस पॉइंट पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन हमने बना दी, ये क्या कहलाएगी आपकी नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से बनेगा आपके पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिवन पॉइंट तक या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ ए इंसिडेंस हो गया। तो ये रिफ्लेक्ट होगी बाय द सेम एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ थ्रू द सेंटर फोकस से पास करके, पैरेलल जो होती है फोकस से जाती है, हमने इसे प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो यहां से आपके पास नॉर्मल कौन सा होगा, यहां से नॉर्मल ये आएगा। देखो मिरर से आगे तो रेज आएंगे नहीं, ये तो सिंपली बात है। यहां से मिरर से आगे रे नहीं जाते कि जब मिरर को पास करके रे पास कर निकल जाती है तो इमेज तो बनने से रही। तो मिरर के आसपास पार कभी हमारे पास कभी भी क्रॉस करके लाइट रेज नहीं जाती। तो ये नॉर्मल हमने सेंटर से गिवन पॉइंट तक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, क्योंकि कन्वेक्स मिरर रेज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको बनाना है तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से बनता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से बनता है। कहां से बनता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। तो अब आपके पास इमेजेस के रूल हैं, उनको पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे, इमेजेस के रूल हैं आपके पास में, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर ए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा, रूल्स फॉर ए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो आपके पास में मिरर्स बना लेते हैं। फर्स्ट ये कौन सा मिरर है आपके पास, कनकेव मिरर। और ये कौन सा रहेगा आपके पास है, कन्वेक्स मिरर। तो ये क्या था, इसका मिड पॉइंट जिसको पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के मिड में आपके पास फोकस था। और ये आपके पास क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, पोल, दोनों के मिड में आपके पास क्या रहेगा, फोकस रहेगा। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब हमारे पास फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट पासिस थ्रू द फोकस। कनकेव मिरर में क्या करेगी, रे पास करेगी किसमें से, फोकस में से। और अगर रे पैरेलल आती है किसमें, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के,
कन्वेक्स मिरर के लिए, तो रे रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ये कहां से आती दिखाई देगी? फोकस से आती दिखाई देगी। तो जो रे पैरेलल होगी वो किस में से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो इसको लिख लीजिएगा ए रे इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट, जो उसके क्या है? क्लोज में, क्लोज टू इट। आफ्टर रिफ्लेक्शन passes or appears to come from the principal focus। जो रे पैरेलल थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी रे पैरेलल में, ये भी रे पैरेलल में है और क्लोज में है टू द इट। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पासिस, या तो पास करेगी, इनके मिरर में क्या करेगी? पास करेगी। और अपीयर्स टू कम होगी कहां से? फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। कहां से आती दिखाई देगी? प्रिंसिपल फोकस से आती दिखाई देगी। अपीयर्स टू कम होगा, या तो रे एक्चुअली पास करेगी या अपीयर्स टू कम होगी। अपीयर्स टू कम किसके लिए रहेगा? कन्वेक्स मिरर के लिए रहेगा। और एक्चुअली पास करेगी किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए पास आउट होगी। तो ये तो आपका फर्स्ट रूल है। तो जो रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। आपको लॉजिक सिंपली ये याद रखना है, जो रे पैरेलल होगी वो किस में से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी। अब अगर हमारे पास कोई भी सेकंड रूल है, ये तो फर्स्ट रूल था आपके पास में, कौन सा मिरर रहेगा आपके पास में? कनकेव मिरर ले लेते हैं सेकंड रूल के लिए। ये क्या कहलाएगा आपका? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट आपका क्या रहेगा? फोकस। ये कौन सा मिरर है आपके पास? कन्वेक्स मिरर। ये इसका क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर क्या रहेगा? पोल। और ये क्या रहेगा? फोकस। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपने पढ़ लिया था। अब यहां से क्या है? अगर कोई रे फोकस से पास करते, किसमें से पास करती है? फोकस से, तो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर कोई रे, जैसे ये रे है, ये किस तरफ जा रही? टुवर्ड्स द फोकस। अब देखो मिरर से आगे तो पास करेगी नहीं, तो यहां से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होगी। ये कहां जा रही थी? टुवर्ड्स द फोकस। कहां जा रही थी? टुवर्ड्स द फोकस। बट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो जो रे फोकस में से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है। तो इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिख लीजिए, ए रे इनिशियली पासिंग और अपीयर्स टू पास। जो रे क्या करेगी? इनिशियली पास करती है, अपीयर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो रे पास करेगी और अपीयर्स टू पास होती कहां से? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे फोकस से पास करती है, जो रे क्या करेगी? फोकस से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। जो रे फोकस की तरफ जा रही थी, टुवर्ड्स द फोकस भी जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके पास कौन सा रूल है? सेकंड रूल है आपके पास में। जो थर्ड रूल है वो है आपके पास में किसके लिए? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर के लिए। किसके लिए है? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर के लिए। ये आपके पास कौन सा मिरर रहेगा? कनकेव मिरर। ये इसका मिड पॉइंट पोल, इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या रहेगा? फोकस। ये कौन सा मिरर है आपके पास? कन्वेक्स। इधर क्या रहेगा? सेंटर। इधर क्या रहेगा? पोल। और मिड में क्या रहेगा? फोकस। और ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर रे इनिशियली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे किसमें से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या अपीयर्स में है, किसमें से पास हो रही है? अपीयरिंग टू पास। जो अपीयर पास होती दिखाई दे रही कहां से? सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, मतलब इसी पाथ से वापस ये कहां जा रही थी आपके पास में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्ट हुई, पाथ को रिट्रेस कर लिया। पाथ को क्या कर लिया? रिट्रेस। इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी
जीरो है। इस केस में याद रखना पड़ेगा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, जीरो, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मल बनाना बताया था सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। तो अगर आप नॉर्मल ड्रा करते हो तो नॉर्मल रे के साथ साथ ही अलोंग द रे बनता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। अगर इफ ए रे इनिशियली पासिंग, जो रे इनिशियली क्या कर रही है, पासिंग कर रही है, और appearing to pass through the center of a curvature, कहां से पास करते दिखा देगी, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स ए पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर्स टू पास होती है, तो रे क्या करेगी, रिट्रेस इट्स पाथ, अपने उसी पाथ से वापस चली जाती है। ये आपके पास में थर्ड रूल है। और लास्ट जो रूल है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रे फॉल्स ऑन द पोल है। जब रे कहां फॉल करती है, पोल पे फॉल करती है, तो उसके लिए आपके पास रूल है। इसके बाद हम इमेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में यहां से देखते हैं कौन सा मिरर है आपके पास, ये कनकेव मिरर, ये मिड पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल। इधर क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आएगा आपके पास फोकस, साथ साथ में बोलते रहे तो बढ़िया रहेगा। ये आपके पास कौन सा मिरर आ गया, कन्वेक्स मिरर, ये मिड पॉइंट सेंटर, ये मिरर का मिड पॉइंट पोल, मिड में क्या रहेगा, फोकस, ये रहेगा। इफ ए रे फॉल्स एट सम एंगल ऑन द पोल, अगर ये फॉल करते किस पे, पोल पे, देन प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज नॉर्मल, क्योंकि रे कहां से, नॉर्मल कहां से बनता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, नॉर्मल कहां से बनता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से। तो ये आपके पास क्या रहेगा, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, क्या रहेगा, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। और आपको पता जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन होता है, तो ये क्या करेगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये यहां से आपके पास कहां फॉल करेगी, पोल पे। तो नॉर्मल का काम कहां से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल के लिए काम करेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई और क्या होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास क्या थे, रूल्स थे फॉर इमेज ए फॉर्मेशन। तो जो रे पैरेलल जाती है, एक उसमें डायग्राम में करा देते हैं आपको रिवाइज एक बार जल्दी से। कौन सा मिरर है आपके पास में, ये कनकेव पोल, ये आपके पास क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट क्या रहेगा, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर कौन सा आपके पास में, कन्वेक्स, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपके पास में, पोल, और मिड में क्या रहेगा, फोकस, और ये रहेगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे विच इज पैरेलल, जो रे पैरेलल होती है कहां से पास करती है, फोकस से, तो पैरेलल होगी। अपीयर्स टू कम, कहां से अपीयर्स होगी, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, कहां से दिखाई देगी, फोकस से। अगर कोई रे कहां से पास करती है, फोकस से, इफ ए रे पास थ्रू द फोकस इट बिकम्स पैरेलल। तो जो पैरेलल थी फोकस से, जो फोकस से पास की वो पैरेलल। अब यहां से कोई भी रे किधर जा रही है, टुवर्ड्स द फोकस, रे कहां जा रही है, टुवर्ड्स द फोकस, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जो रे कहां से पास करती है, पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, रिट्रेस इट्स पाथ, उसी पाथ से जाएगी, उसी से वापस आ जाएगी। तो यहां से अगर कोई रे किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, इट रिट्रेस, वो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। तो ये आपके पास रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अब जो इमेज फॉर्मेशन है और जो आपके पास आगे न्यूमेरिकल्स आप पढ़ोगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले मैग्निफिकेशन, क्योंकि इमेजेस बनाओगे किसमें मैग्निफिकेशन कैसे है वो चीज आप पढ़ोगे। तो आपको क्या पढ़ना है, अभी मैग्निफिकेशन आपको पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द
इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट क्या होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ द इमेज, height of the image to the height of the object, height of the object, height of the image जो रेशियो है, जो रेशियो किसके लिए रहेगा, height of the image to the height of the object, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन से आपको क्या पता चलता है, it tells about the इमेज साइज, जो इमेज होती है उसका कंपेयर करता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करता है, भाई इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये कंपेयर करता है किसको, साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब यहां पर साइन कन्वेंशन है, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ ए मैग्निफिकेशन। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन में क्या रहेगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इफ साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज ए पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बात को रट लीजिएगा, कैसे रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी, क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इज ए नेगेटिव, देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो आप डायरेक्टली बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने क्या बोला, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या बताता है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। भाई इमेज का साइज बड़ा है, छोटा है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज, बट साइज इमेज का कितना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या है वो कौन बताएगा, आपके पास है मैग्निफिकेशन। देखो यहाँ एम मोड का मीनिंग क्या, मैंने यहाँ एम क्या मीनिंग क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन का सिंबल रहेगा ग्रेटर देन 1। देखो एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब आपके पास में हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा। जो हाइट ऑफ इमेज वो बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है। जैसे आपके पास हाइट ऑफ द इमेज मान लेते 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 2.5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन आपका 2 आ गया। देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताएंगे इमेज की प्रॉपर्टीज, कैसी इमेज का नेचर कैसा है, वो रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ वही बताते हैं, लेकिन इमेज का साइज बड़ा है या छोटा है वो आपके पास कौन बताता है, मैग्निफिकेशन का नंबर। अगर m ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी, तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी रहेगी किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो होगी, इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड है। अगर m लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज लेस छोटा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब आपके पास जो इमेज है, हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था, hi/h0। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास 2.5 है, इमेज की हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास 5 है, तो 1/2, मतलब जो क्या आएगा 0.5, विच इज लेस देन, जो लेस है किससे, 1 से। अगर इमेज की हाइट लेस है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। तो इमेज कैसी होती है, डिमिनिश्ड साइज, क्या होती है, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज की। लेकिन अगर m का मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल टू 1 है, m का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल टू 1 है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे। मतलब आपके पास में हाइट, अगर ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट 5 है तो इमेज की हाइट भी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 5 है, इमेज भी 5, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 5 है, तो वैल्यू 1 आएगी।
तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज रहेगा, क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मैग्निफिकेशन। क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और ये हमें क्या बताता है कि इमेज का साइज का कंपैरिजन कैसे करोगे ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज का साइज लेस है या ग्रेटर बड़ा है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव है तो इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट कब रहेगी, जब पॉजिटिव है, और रियल इनवर्टेड कब रहेगी, जब नेगेटिव है। और ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज लार्ज साइज में है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज डिमिन साइज में है, m इज इक्वल टू 1 है तो साइज क्या दोनों का सेम रहेगा, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका एक दो एग्जांपल पूछ लेते हैं आपके पास मैग्निफिकेशन में, यहां से आपको पता चलेगा आपको कैसे न्यूमेरिकल्स में, रीजनिंग में आपको इसको यूज करना है। जैसे मैंने लिखा m इज इक्वल टू +1, तो यहां +1 क्या बता रहा है, 1 प्लस क्या बताएगा आपके पास, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। लेकिन 1 क्या बता रहा है, सेम साइज, क्या बता रहा है, सेम साइज। ये सिर्फ एग्जांपल्स आपको सिर्फ समझाने के लिए कैसे आपको आंसर देना है। जैसे हमने लिखा m इज इक्वल टू -0.5, m किसके इक्वल है, -0.5, तो नेगेटिव क्या बताएगा, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड है। और 0.5 लेस देन 1 है तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड साइज है, कैसी है, डिमिनिश्ड साइज। क्यों है डिमिनिश्ड साइज, क्योंकि 0.5 लेस देन किससे होता है, 1 से, 1 से लेस होगा तो डिमिनिश्ड साइज होगा, छोटा साइज रहेगा, नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। तो मैं आपको ये बता रहा हूं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -3 है, तो ये आपका एग्जांपल, सॉरी आपको कमेंट में इसका आंसर डालना है कि ये m क्या है आपके पास, मैग्निफिकेशन में इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इनवर्टेड है, वर्चुअल या इरेक्ट है, वो आपको इसके अंदर डालना है। तो ये आपके पास क्या था, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थे, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ लिया।